हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों की तैयारियां भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी परीक्षाओं की। तो आज आपके लिए तीसरा वीडियो लेके आए हैं इस श्रृंखला का, जिसके अंतर्गत 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अगर आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या अन्य राज्यों का भी कोई एग्जाम देने वाले हैं तो करंट अफेयर की ये श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविंग को 2024 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। डेनमार्क की रहने वाली हैं, 22 साल की हैं और ये जो है मैनेजमेंट की छात्रा रही हैं। इसके अलावा एक वकील के तौर पर भी ये आगे करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार डेनमार्क ने इस सौंदर्य प्रतियोगिता को जीता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, क्या है, विक्टोरिया कजेर, और कहाँ की रहने वाली हैं, डेनमार्क की। बस दो ही चीज़ें याद करने लायक हैं। बीच में इनके बहुत सारे वीडियोज़ भी आते थे। ये थोड़ा सा बारबी जो एक डॉल है उसकी तरह दिखती थी, इस कारण से बहुत फेमस है इंटरनेट की दुनिया में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आ सकता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दुबई जो है अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपना परचम फहराना चाहता है, अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स को लोकप्रिय करना चाहता है। इसके लिए विभिन्न देशों के लोगों को उसने अपने यहाँ राजदूत नियुक्त किया है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसमें 2 लोग जो हैं वो रूस और फ्रांस के हैं और 2 लोग इंडिया के हैं, जिसमें एक सानिया मिर्जा और एक आपके हरभजन सिंह शामिल हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत से कौन है, तो भारत से ये दोनों शामिल हैं। बाकी खबीब नूरमगोमेदोव रूस के हैं और पैट्रिस इवरा फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं। इन दोनों के नाम याद नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अखिल भारतीय पिकल बॉल संघ ने पिकल बॉल के लिए मंदिरा बेदी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कई बार परीक्षाओं में हमने देखा है कि ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं। मंदिरा बेदी बहुत एक फेमस शख्सियत है और पिकल बॉल जो है ये कुछ समय से इंडिया में पैर पसारना चाहता है। पिकल बॉल बहुत ज़्यादा फेमस इंडिया में है नहीं, एक गेम होता है जो लॉन टेनिस की तरह होता है। वर्तमान समय में इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये चाहती हैं कि भारत में भी पिकल बॉल का एक बहुत बड़ा बाजार बने। इसी के लिए उन्होंने मंदिरा बेदी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मंदिरा बेदी को हम क्रिकेट के थ्रू तो बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी कमेंटेटर भी रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी रही हैं, लेकिन अब वो जो है पिकल बॉल को भारत में प्रसिद्धि दिलवाने का काम करेंगी। तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। GSAT-20 इसरो ने अपना एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है GSAT-20। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सबसे भारी आज तक का उपग्रह है, जिसका वेट है 4700 किलोग्राम है। GSAT-20 जो है ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी ब्रॉडबैंड सेवाएं अलग अलग जगहों पर ये उपलब्ध करवाएगा, जिसमें से अति पिछड़े क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ तक ये पहुँच उपलब्ध करवाएगा, सुनिश्चित करवाएगा कि वहाँ पर भी ब्रॉडबैंड पहुँचे। और 14 साल की इसकी समय अवधि है, यानी कि 14 साल तक ये अपनी सेवाएं निरंतर रूप से देता रहेगा। बाद में इसको अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इसका दूसरा वर्जन GSAT-21, 22 जो भी है वो ऊपर भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये युद्ध स्तर पर भी भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है और वैसे भी जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम रख देते हैं। ठीक है, GSAT-20 वाले को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। प्रमुख बिंदु देखते हैं। दिनांक 19 नवंबर 2024। आपने देखा है कि उत्तराखंड में इससे पहले भी जो महत्वपूर्ण मिशन गए हैं वहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, इवन डेट पूछ दी गई है। ग्रुप सी के एग्जाम में तो पूछी गई है, भले ही PCS में ना पूछी गई हो, बट ग्रुप सी के एग्जाम में कई बार वो बहुत महत्वपूर्ण मिशनों की डेट पूछ लेता है। स्थान था कैप कैनावेरल, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रक्षेपण यान था SpaceX Falcon 9 रॉकेट से उसको भेजा गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप स्पोर्ट्स वाले कोटे में न्यूज आएगी। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का फाइनल हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने जीत लिया। हॉकी में आज तक हम लोग देखते हैं हरियाणा और पंजाब का दबदबा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, हरियाणा को हराकर फाइनल में जो नेशनल चैंपियनशिप है वो ओडिशा ने जीत ली। ओडिशा ने पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा निवेश किया है। इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसने फाइनल जीता, तो ओडिशा ने फाइनल जीता था, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर जो इसमें तीसरे नंबर पे यूपी रहा था, चौथे नंबर पे मणिपुर रहा था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है यूपी PCS के लिए हो, बट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। PM मोदी को मिला नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले 1969 में ये मिला था किसको, ये मिला था आपका एलिजाबेथ को भी मिल चुका है, जो महारानी थी इंग्लैंड की, उनको भी मिल चुका है। और मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, यानी कि दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार के बाद मोदी जी ने इसको पूरे देश को समर्पित कर दिया था। तो इसमें केवल ये पूछा जा सकता है आपसे
कि पीएम मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सम्मान मिला है, ये पाने वाले हुए कौन से नंबर के विदेशी हैं? तो दूसरे नंबर के विदेशी हैं। इस खबर में इतना ही है, और ये भी हो सकता है कि कौन से देश ने उनको दिया है। नाइजर और नाइजीरिया में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोदी जी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। हर पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, अगर पहला होता तो इंपॉर्टेंट होता। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है। कार्लसन ने विदित गुजराती को हराकर टूर्नामेंट का शानदार समापन किया। ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि शतरंज से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं, प्रतियोगिताएं हैं, उससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी बच्चे ने इतना पढ़ लिया कि वो उसको अच्छे से पढ़ के ही जाते हैं। लेकिन शतरंज हो गया या कबड्डी, खो खो, इस तरह की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, उसके बारे में प्रश्न अब आने लगे हैं। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो हैं, इन्होंने टाटा स्टील चेस इंडिया खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इस समय ये हैं। और अभी जब मैं ये खबर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उस समय गुकेश, जो भारत के एक बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर हैं, उनके साथ भी इनका मैच चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शांति कार्यकर्ताओं बैरन बोइम और अववाद को दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का था, जो अभी जाकर दिया गया। घोषणा इसकी पहले हो गई थी, बट अब जाकर दे दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बारेन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को 19 नवंबर 2024 को प्रदान किया गया। और प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनके उल्लेखनीय कामों के लिए दिया जाता है। तो 2 लोग को इस बार दिया गया है। इन दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, बस बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। पहला जिनका नाम है, उनका नाम क्या है? डेनियल बारेन बोइम। डेनियल बारेन बोइम है। और दूसरे जो इसमें कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है अली अबू अव्वाद। ठीक है, अली अबू अव्वाद। इसमें वॉ जो है थोड़ा सा हाफ, जब मैं आधा वॉ लिख रहा हूँ तो वो फिर ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं कैसे, बट इसमें दोनों का नाम याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है ये, और इस पुरस्कार को आपको याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नए कैग संजय मूर्ति होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपीओ 2021 में पूछा गया था कि नए जो कैग हैं वो कौन बने हैं। ग्रीष्चन मुर्मू उस समय बने थे। तो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि नए कैग कौन बने हैं। संजय मूर्ति हैं। कैग जो है उत्तराखंड का एक फेमस क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछ लिया जाता है। संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई गई है। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश कैडर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है। बाकी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना महत्वपूर्ण है कि नए कैग कौन बने हैं और पिछले वाले कैग कौन थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब जब ये खबर आप पढ़ेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, केवल आपने यही खबर नहीं पढ़नी, मतलब इतना ही बॉक्स नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आपने? कैग क्या होता है, कैग से संबंधित आर्टिकल पढ़ने हैं, कैग की नियुक्ति कैसे होती है, कैग को कौन शपथ दिलाता है, कैग अपना इस्तीफा किसको देता है, आदि आदि चीज़ें, कैग का कार्यकाल कितना होता है। यानी कि ये पॉलिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार हो गया है। जब आप पॉलिटी पढ़ने बैठेंगे तो कैग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। 56वां टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। इन्वायरमेंट से काफ़ी प्रश्न आते हैं। हमने आरओ का परीक्षा देखी थी हाल फिलहाल में, उससे पहले पीसीएस की परीक्षा देखी थी। इन्वायरमेंट के करीब 5% क्वेश्चन अब आने लगे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, इन्वायरमेंट को एक ज्योग्राफी का पार्ट मान लिया जाता था, 2-3 चीज़ें उसमें हम लोग पढ़ लिया करते थे, वही आती थी। बट अब इन्वायरमेंट जो है बहुत डाइवर्स हुआ है और इन्वायरमेंट को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंट से बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, आदि आदि प्रश्न इससे आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? 56वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक, आगे देखते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो 2829.38 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे भारत में तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बनाता है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। असम में मानस टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर में आता है। तीसरे नंबर पे ये आता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं इससे पहले उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहला टाइगर रिजर्व कौन था, ETC ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपसे जो था ये
सबसे पहला कौन था, ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा कौन सा, वो प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इस बार हो सकता है ये भी पूछा है कि 56वां कौन सा है। तो इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मेजबानी में खेला जाएगा खो खो वर्ल्ड कप। भारत जो है वो चाहता है कि 2032 के ओलंपिक में खो खो को एज अ गेम रखा जाए और उसमें भारत अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि भारत की खो खो की टीम काफ़ी ताकतवर है। लेकिन फिलहाल के लिए 13 से 19 जनवरी तक पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के 24 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीम शामिल होंगी। भारत का लक्ष्य 2032 के ओलंपिक में खो खो को शामिल करवाना है। तो केवल ये पूछा जा सकता है कि खो खो वर्ल्ड कप इस बार कहाँ हो रहा है। तो खो खो वर्ल्ड कप इस बार भारत में करवाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। अर्मेनिया ISA का 104वां मेंबर बन चुका है। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और भारत के जैसे ऐसे देश जहां पर धूप बहुत होती है, उन देशों ने ये सोचा कि इस धूप का प्रयोग हम लोग करें और ऊर्जा के रूप में इसको रूपांतरित करें। इसके लिए सन 2015 में 30 नवंबर 2015 को एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने में भारत एक फाउंडर देश के रूप में काम कर रहा था और साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इसमें पार्टिसिपेशन किया था। शुरू में जब ये लोग बना रहे थे तो इन दोनों ने इसकी फाउंडेशन डाली थी। इसका मुख्यालय भारत में है। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि किसी नए संगठन में जब कोई नया देश आता है, किसी संगठन में कोई नया देश आता है तो उसके बारे में प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि ISA का 104वां मेंबर कौन सा देश बना है हाल ही में। तो आपको पता होना चाहिए अर्मेनिया बना है। इंपॉर्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला AI डाटा बैंक। भारत ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक की शुरुआत कर दी है, जो नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ऐतिहासिक कदम की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसोचैम लीडरशिप मीट के दौरान की थी। बस इतना ही है। तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसका किस तरह का ढांचा होगा, क्या नहीं होगा और ये डेटा बैंक किस तरह से काम करेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस उन्होंने ये कहा कि हम एक डेटा बैंक बनाएंगे। तो ये खबर तो इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस खबर का अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चला। ठीक है, इसको अगर इससे सवाल बनेगा तो क्या बनेगा, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना पहला AI डाटा बैंक लॉन्च किया है? तो भारत। ठीक है, इतना आसान सवाल बनेगा। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि महीने 2 महीने में इससे संबंधित और जानकारी उपलब्ध होंगी, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी के लिए इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप मत डालिएगा। आगे बढ़ते हैं। ACI की अध्यक्षता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आप लोग बिल्कुल ऐसा कर लीजिए कि घोट जाइए। ACI की अध्यक्षता। हाल ही में भारत ने संगठन के 130 वर्ष के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की है। आप जानते हैं कि भारत ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और भारत की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वाली जो अवधारणा है उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर हम अमूल का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना, जिसको भारत की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने चलाना प्रारंभ किया था। तो इसी के कारण इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर उन लोगों के लिए भी जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं PCS का, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या फिर अन्य चीज़ों की, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ICA के 130 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है अपने देश में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ कर रहा है? नई दिल्ली में कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लगा देंगे, क्योंकि भारत ने सहकारिता के क्षेत्र में पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है। सरकार की सहकारी पहल, सहकारी समितियों के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना, सफ़ेद क्रांति 2.0 और नीली क्रांति में सहकारी समितियों की भूमिका को प्राथमिकता देना। सफ़ेद क्रांति का मतलब हो गया दुग्ध और नीली क्रांति का मतलब हो गया मत्स्य। सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाना, नई सहकारी नीति लागू करने की पहल, ताकि सहकारी समितियों का विस्तार और वैश्विक सहयोग बढ़ सके। ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेशन द्रोणागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ सकता है? इसमें ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, या ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी के अंतर्गत क्या क्या है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने ऑपरेशन द्रोणागिरी की शुरुआत की है, जो राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। भूस्थानिक मतलब क्या होता है?
भू का मतलब हो गया जमीन, स्थानिक मतलब हो गया कोई प्लेस, यानी कि धरती पर किसी प्लेस की जानकारी जिस चीज़ से उपलब्ध होती है उसको हम भूस्थानिक कहते हैं। भारत ने भूस्थानिक नीति 2022 में लॉन्च की थी और ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है उसी प्लान की, उसी योजना की, उसी योजना की एक आगे की कड़ी है ऑपरेशन द्रोणागिरी। इसके 3 क्षेत्रों को इसमें लॉन्च किया है, मतलब 3 क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। पहला है कृषि, आजीविका, रसद और परिवहन। जब आप किसी क्षेत्र की सही प्रकार से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं वहाँ के किसानों को, तो कृषि में फ़ायदा होता है, आजीविका के लिए फ़ायदा होता है, यानी कि वहाँ पे कौन सा बिजनेस लगेगा उस बात को लोग सही प्रकार से समझ सकते हैं। और रसद और परिवहन का आशय होता है कि वहाँ पर जो आपका संचार सेवाएं हैं, जो परिवहन सेवाएं हैं, वो सही प्रकार से कार्य कर सकती हैं। ठीक, तो ये केवल इतना पूछ सकता है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी हाल फिलहाल में बहुत चर्चाओं में रहा, वो किस मंत्रालय ने उसको लॉन्च किया था। आगे देखते हैं। एच.एस. बेदी का निधन हुआ इस बार। इस हफ्ते वैसे निधन काफ़ी सारे लोगों के हुए, बट जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं वो एच.एस. बेदी हैं। भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी का गुरुवार शाम को निधन हो गया। तो गुरुवार शाम को इनका निधन हो गया था, बट अब इसको हम छोड़ देते हैं। केवल इतना हमें पता होना चाहिए कि एच.एस. बेदी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है वो कौन थे। एच.एस. बेदी जो थे वो भारत के पूर्व CJI हुआ करते थे। एक और छोटी सी खबर है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट ठीक है, छोटी सी खबर है। दिल्ली के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा कर दिया है। जो लोग PCS का मेंस देने जा रहे हैं या जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोअर वर्ग की भी, वो लोग याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा या आदिवासी कोई भी नेता है या कोई भी आदिवासी गतिविधि है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार की स्टैंप पे उन पर कड़ी नज़र है। क्योंकि सरकार जो है आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सारा पैसा दे रही है और कई सारी नई पहलें लेकर आ रही है। और भगवान बिरसा मुंडा पिछले सालों से, कई सालों से UPSC में, कई सालों से स्टेट PCS में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उगलुआन इनका एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन था आदि आदि, तो इनको झारखंड आदि में, छत्तीसगढ़ आदि में बहुत ज़्यादा माना जाता है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी इनकी पूजा की जाती है। तो यह दिल्ली के सराय काले खां का नाम बदलकर, ISBT चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडे चौक रख दिया गया है। और भगवान बिरसा मुंडा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी इस बार 150वीं जयंती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे इतनी खबरें हैं और जल्दी हम लोग इसका चौथा पार्ट भी लेकर आएंगे। कैसी लग रही है सीरीज आप लोग को, उसके बारे में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद।